गुलमर्ग आतंकी हमले में एक और जवान शहीद, अस्पताल में इलाज के दौरान हुई जवान की मौत। शहीदों की संख्या हुई 3, 2 पोर्टल भी शामिल। एलओसी पर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को लिया घेरे में। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल ले रहे तलाशी। एक दिन को लेकर अभी भी संशय बरकरार। उमर ने सीएम और गृह मंत्री को सौंपा प्रस्ताव। भाजपा का तर्क, माकूल माहौल की बात होगी बहाल। और श्रीनगर में अवामी इतिहाद पार्टी का विरोध प्रदर्शन। एआईटी ने गरबार मुंह की बहाली की थी मांग। इंजीनियर राशि ने लगाया वादा खिलाफी का आरोप। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको बड़ी खबर से रूबरू करवाते चले। देखिए, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग के पास सेना की गाड़ी पर आतंकी हमले में घायल एक जवान के इलाज के दौरान यहां पर उनकी मौत हो गई है और आतंकी हमले में बलिदानियों की संख्या अब 3 हो गई है। इस हमले में 3 जवानों के साथ साथ 2 पोर्टर भी अपनी जान गंवा चुके हैं। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर देर शाम कल आपने देखा कि गुलमर्ग से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ी घटना को अंजाम आतंकवादियों की तरफ से दिया गया, जिसमें बताया गया कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुलमर्ग का जो पर्यटक के लिहाज से अगर बात की जाए तो काफी दूर ये इलाका माना जा रहा था। लेकिन ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को यहां घेर लिया और उसके बाद तलाशी अभियान लगातार जारी रखा गया। हेलीकॉप्टर्स के जरिए पूरे इलाके की निगरानी की गई, लेकिन गोटा पथरी ये इलाका था जहां पर बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश आतंकवादियों की तरफ से की गई, जिसमें बताया गया कि जवानों की घायल होने की खबर है, लेकिन फिलहाल जख्मों की ताब न सहते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी की जंग को हार दिया है। और साथ ही साथ पोर्टर के भी आप देखिए पहले घायल होने की खबर आई और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने भी अपनी जान को गंवा दिया। तो जाहिर तौर पर देखिए, कश्मीर के अंदर एक एक करके किस तरह से घटनाओं का इजाफा होता जा रहा है। इस बीच में उमर अब्दुल्ला दिल्ली पहुंचते हैं, सुरक्षा के लिहाज से मीटिंग करने की कोशिश होती है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर आप देखिए इस वक्त हालात किस तरह के बने हुए हैं, क्योंकि चप्पे चप्पे की तलाशी की जा रही है कि आखिर कहां से यहां तक ये आतंकवादी पहुंचे और इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, क्योंकि शहीदों की संख्या अब लगातार बढ़ रही है। अस्पताल में इलाज के दौरान जवानों ने अपनी जिंदगी की जंग को हार दिया और उसके साथ ही गुलमर्ग का वो इलाका जंगल से भरा हुआ इलाका है, क्योंकि पहले ही बताया जा रहा था कि रिहायशी इलाका भी हो सकता है, लेकिन सड़क के बीचों बीच आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जंगल से भरा हुआ ये इलाका था, जहाँ पर घाट लगाकर किस तरह से ये हमला करने की कोशिश की गई। और इसी पर जानकारी भी लेंगे कि आखिर किस तरह से ये पूरी घटना वहां पर बीती है, क्योंकि सर्च ऑपरेशन लगातार वहां पर जारी था। इस वक्त यार हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं कि आखिर ताजा स्थिति इस वक्त क्या है। इस वक्त चलिए, तो फिलहाल ग्राउंड जीरो से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से वहां पर तलाशी अभियान चल रहा है। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते चले और उसके बाद देखिए सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग सेक्टर में आतंकवादी हमले के बाद इलाके में नियंत्रण रेखा के पास शुक्रवार यानी कि आज व्यापक अभियान किस तरह से शुरू कर दिया है। तलाशी अभियान ये शुरू किया गया और अधिकारियों ने ये भी जानकारी दी है कि गुलमर्ग सेक्टर में आतंकवादी जो हमला हुआ है उस हमले में किस तरह से यहाँ पर जवानों की घायल होने की पहले खबर आई थी, लेकिन उससे पहले ही आपने देखा किस तरह से बड़ी बातें जरूर सामने रखी गई, क्योंकि आतंकवादी हमले में 2 सैनिक समेत 4 लोगों की जान यहाँ पर चली गई है। तो अधिकारी ये भी बता रहे हैं कि नियंत्रण रेखा और हमला स्थल के नजदीकी इलाकों में तलाशी अभियान शुरू किया गया है, लेकिन किस तरह से ये पूरी गश्त वहां पर की जा रही है। चलिए इशफाक हमारे साथ जुड़ गए हैं। इशफाक जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ चल रहा है वहां पर इस वक्त, किस तरह से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। बिल्कुल आशा जी, क्योंकि भूटा पट्टी और नागुन का जो इलाका है, जो बारामूला का ये बड़ा क्षेत्र है, जिसमें पूरा इलाका आता है और जहाँ पर हमला हुआ है। आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है इशफाक।
हमला किया गया है। इसमें जब पहले इनका रिपोर्ट थी उसमें 4 जवान जो है बताया जा रहा है कि घायल हुए हैं और जब उनको नजदीकी हॉस्पिटल जो है मुंतकिल किया गया है वहां पर वो ये बादलपुर की तरफ से ये पुष्टि की गई थी। उसमें 2 जो जिला बारामूला के ये बताइए कि जिस तरह से बात दस्ते की तरफ से हमला किया जा सकता है, इस तरह से खबरें सामने आ रही है, उसको लेकर अपडेट कीजिए जरा। क्या कुछ ताजा स्थिति है और किस तरह की ये जानकारी है? देखिए बिल्कुल, अगर हम एलओसी की बात करेंगे क्योंकि यहाँ से नागिन से करीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर एलओसी वाक़ा है और माना यह भी जाता है कि शायद दरअंदाजी की कोशिश की गई है। उस दरअंदाजी की कोशिश को यहाँ पर जिस तरह से ये अंजाम दिया गया और घात लगाकर के हमला किया गया इसी नागिन इलाके में, जहाँ पर हमारे सेना के 2 जवान जो है और यहाँ पर जो मकामी 2 जो है अभी मारे गए हैं। लेकिन अभी बड़े पैमाने पे यहाँ इस बूटापत्री इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया और मजीद जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो यहाँ पर तलब किए गए हैं। ड्रोन के साथ साथ यहाँ पर हेलीकॉप्टर जो के जरिए जो है पूरे इस एरिया को छाना जा रहा है ताकि जल्द से जल्द उन जो ये कारनामा अंजाम दिया है उनको जल्द से जल्द यहाँ पर न्यूट्रलाइज किया जाएगा। फौज की तरफ से तमाम जो सेना के अधिकारी हैं वो इस जो जहाँ पर घटना हुई है इस घटना की ओर जा रहे हैं और यहाँ पर मजीद फोर्सेज अभी भी इस एरिया की ओर जाते हुए, क्योंकि हम काफी इस एरिया से दूर है क्योंकि बूटापत्री का जो एरिया है ये गुलमर्ग से करीबन 9 किलोमीटर की दूरी पर है और इसी घने जंगलात एरिया में हमें रखा गया। और ये समझाइए कि जिस तरह से दिखाइए किस तरह का इलाका है। देखिए ये बिल्कुल आशा जी यही वो घना जंगल वाला इलाका है जहाँ पर हम इस वक्त तैनात है और ये सड़क जो है ये बूटापत्री की ओर जा रही है और यहाँ पर ये जो कारवान था जो सेना के जो गाड़ियां थी वो कल जा रही थी बूटापत्री की नागिन की ओर और ये बताया जा रहा है कि इसी रास्ते पे जो अंदर जाके जो है इस रास्ते पे घाट लगाकर जो है हमला किया गया है जिसमें हमारे सेना के 2 जवान जो है वो कल इसमें हलाक हुए हैं। यहाँ तक कि आतंकवादी पहुंचे कैसे हैं ये बड़ा सवाल है कि आखिर एंट्री एग्जिट कहाँ से इन लोगों की तरफ से की गई है और अगर एंट्री एग्जिट इस जगह से की गई है तो सुरक्षा बल कहाँ थे, सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए क्या काम वहां पर किया गया था? देखिए अगर हम बॉर्डर की बात करेंगे तो इस वाले एरिया की अगर हम बात करेंगे ये जो एरिया है जहाँ पूरी तरफ से जो सेना के जवान है वो तैनात रहते हैं। लेकिन अगर से हम उस पहाड़ी की बात करेंगे ये एक तरफ से उरी को भी टच करता है, बारामूला को भी टच करता है, दूसरी जानिब ये ऊपरी वाली पहाड़ी जो है ये पूरा जो है बॉर्डर एरिया आता है। तो उसी कहीं ना कहीं यहाँ से जो कोशिश है ये इन्फिल्ट्रेशन जो है यहाँ से की गई इस पार वाली एरिया से और उसी को तो उस हवाले से यहाँ पर अभी सुराग लगाया जा रहा है कि कहाँ से ये जो मिलिटेंट से या इस एरिया में आए हैं और उस हवाले से सिक्योरिटी एजेंसी जो है अभी जुट रही है ताकि जल्द से जल्द इसका पता लगाया जा सके। इलाके में एक बड़ा हमला किया गया जिसमें बाहरी लोग बताए जा रहे थे, लेकिन बाद में जब तस्वीरें सामने आई तो उसमें लोकल्स भी थे और हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे, हर समुदाय के लोग थे जिन पर वो हमला हुआ था। क्या वही आतंकवादी तो नहीं हो सकते हैं क्योंकि रूट बदले गए हों? क्योंकि अंदर तो आपने अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है, लेकिन अब जिस तरह से सर्च ऑपरेशन चल रहा है टीआरएस ने उसकी पूरी जिम्मेदारी ली थी। कोई आपके पास जानकारी सूत्रों के हवाले से कोई पहुंच पाई है कि किस तंजीम की साथ इनका यहाँ पर ताल्लुक है जो लोग यहाँ तक पहुंचे हैं? देखिए आगे की अभी उसकी पुष्टि नहीं है क्योंकि ये जिस इलाके में गतिविधि आज हुई है कल रात हुई, ये पहली दफा हम ये कहते हैं कि पहली दफा इस एरिया में यानी कि हिस्ट्री में पहली दफा इस एरिया में इस बॉर्डर वाली एरिया में ये इन्फिल्ट्रेशन हुई है और यहाँ पर जो हमला हुआ ये पहली दफा और अभी तक किसी भी एजेंसी ने यहाँ पर इसकी जो है जिम्मेदारी कबूल नहीं की, ना ही किसी आपसी अधिकारी की तरफ से पुलिस की तरफ से इस पर ट्वीट आया है। लेकिन इस एरिया के हम हवाले से हम ये बता दें कि ये पूरा घना जंगल वाला एरिया है और अभी हम ये कह सकते हैं कि मजीद इस ऑपरेशन को विस्तृत किया जाएगा ताकि जल्द से जल्द जिन मिलिटेंट की ऑर्गेनाइजेशन ने कार्रवाई की है उन पे जल्द से जल्द उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश अभी जो है सेना की तरफ से की जा रही है। ठीक है, इशफाक बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल हमारे संवाददाता इशफाक जान हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे थे किस तरह से ग्राउंड जीरो पर इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है। बाग दस्ते के हमले को लेकर बात उठ रही है, लेकिन सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से कमान संभाल ली है। हेलीकॉप्टर के जरिए ड्रोन की मदद से भी पूरे इलाके को खंगालने की कोशिश हो रही है। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर आपको दिखा देते हैं। देखिए गुलमर्ग में सेना की गाड़ी पर हुए आतंकी हमले में डॉक्टर जो फारूक अब्दुल्ला हैं उन्होंने भी अपनी बात सामने रखी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और उन्होंने कहा कि 84 से भी लगातार आतंकवादी हमले हो रहे हैं। इन हमलों में उनके साथी अपनी जान गंवा चुके हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि आतंकवादी भारतीय सेना का आमने सामने यहाँ पर मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इसलिए पीठ पर वार कर रहे हैं।
तो जाहिर तौर पर आप देखिए कायराना घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश आतंकवादियों की तरफ से की जा रही है। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों की हरकत उन्हें महंगी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से वो हरकतों को अंजाम दे रहे हैं, जिंदा वापस नहीं जाएंगे लौटकर। प्रदेश कांग्रेस ने भी आतंकी घटना की निंदा कर दी और प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने के बाद ही आप देखिए किस तरह से लगातार बौखलाहट आतंकियों के बीच में है। सरकार के गठन के बाद आतंकियों ने यहाँ किस तरह से पाकिस्तान में बैठक कर उनके आकाओं में बौखलाहट जरूर दिखाई है। जिस तरह से हमला कश्मीर के अंदर हो रहा है, जिसके चलते वो इस तरह की कायराना घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि गांदरबल के अंदर जब घटना को अंजाम दिया गया तो सरगना जो है वो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए थे और टीआरएस ने उसकी पूरी जिम्मेदारी ली है। लेकिन अब एक बार फिर से गुलमर्ग के अंदर यहाँ बूटा पट्टी इलाके के अंदर किस तरह से घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई और अब खबर यह है कि बैक दस्ता जो है वो हमले की फिराक में है और किसी भी वक्त हमला कर सकता है। लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा बल यहाँ पर अपनी मुस्तैदी जाहिर कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये सारी खबर सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल अलग अलग जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं वो किस तरह से अपनी बात को रख रहे हैं वो जरा सुन लीजिए। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने उत्तरी कश्मीर के जिला बारामूला में जब गुलमर्ग क्षेत्र के बूटा पत्थरी से भारतीय सेना का वाहन गुजर रहा था, उस पर चोरी छिपे घने जंगलों का लाभ उठाकर रात के अंधेरे में सेना के वाहन को निशाना बनाया। कायर पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सेना के जवानों का तो सामना कर नहीं सकते। ये कायर पाकिस्तानी आतंकवादी हमारे जांबाज सेना के वीरों का, पुलिस के जवानों का, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों का तो आमना सामना कर नहीं सकते और छिपकर घने जंगलों में रात के अंधेरे में इन्होंने जो घात लगाकर सेना के वाहन पर हमला किया है, इसकी भारी कीमत इन आतंकवादियों को, इन साजिश करने वाले अमन के दुश्मनों को चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान की ओर से लगातार ये कोशिशें और साजिशें हो रही हैं कि कश्मीर घाटी के हालात को खराब किया जाए। पाकिस्तान कश्मीर को लहूलुहान करने की साजिश और कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की हर साजिश को हम सब मिलकर विफल करेंगे। इससे पहले भी पाकिस्तान की हर साजिश को हमने विफल किया है और आगे भी पाकिस्तान के हर षड्यंत्र को, हर कोशिश को हम विफल करेंगे। चुन चुन कर इन आतंकवादियों को उनके गुनाहों की सजा दी जाएगी। देखिए, ये बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही निंदनीय है। इसकी कोई खबर नहीं है कि इस तरह की निंदा की जाए। लगता है कि बौखलाहट ज्यादा है। चुनाव होने के बाद, घाटी में सरकार बनने के बाद आतंकवादी और उनके जो आका हैं पाकिस्तान में बैठे हैं, उनको बड़ी परेशानी है, तकलीफ है। इसलिए हमारे सुरक्षा फोर्सेस तो सतर्क हैं और अपनी जान पे खेल के लड़ रहे हैं। केंद्र सरकार को और मजबूत और सुरक्षा यहाँ प्रदान करनी चाहिए। आतंकवाद का खात्मा करने के लिए जंग लड़नी चाहिए। पिछली सरकारों ने भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ा, लेकिन ये सिलसिला पिछली कड़ियों में और एक कड़ी है, क्योंकि आतंकवादी जब कहें नेटवर्क कमजोर होने से पिछले 2 साल में बहुत जम्मू सूबे में बढ़ी है और कश्मीर के अंदर भी जो है वो सिलेक्टिव टारगेटेड किलिंग होती रही है। तो क्या वजह है कि इतना आतंकवाद बढ़ा है? तो अब समय लगेगा, लेकिन केंद्र और राज्य यूटी की सरकार को इकट्ठे होकर के इसकी जंग लड़नी है। यूटी के चीफ मिनिस्टर को भी यूनिफाइड कमांड में साथ बिठाना चाहिए, उनका ही विरोध लेना है। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ा और नुकसान भी भुगता। इसलिए हम आतंकवाद के विरुद्ध। तो गुलमर्ग में हुए आतंकी हमले में आतंकियों की गोलियों का शिकार हुए मुश्ताक अहमद चौधरी के गांव में अब आप देखिए मातम पसरा हुआ है। नौशहरा बोनियाल के ये रहने वाले थे और परिजनों के मुताबिक यहाँ मुश्ताक अहमद चौधरी ने कड़े संघर्ष के बाद पोर्टर की नौकरी यहाँ हासिल की थी और उसे नौकरी करते हुए चंद ही महीने हुए थे। और इसके अलावा मुश्ताक अहमद चौधरी के परिजनों का यहाँ पर किस तरह का कहना है वो भी आपको दिखा देते हैं और सुना देते हैं। लेकिन साफ तस्वीरें आप देखिए किस तरह से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि ये मुश्ताक अहमद आप देखिए किस तरह से आतंकवादी की गोली का शिकार हुए हैं।
हमारा मुश्ताक अहमद चौधरी जो था ये भी एक पोर्टर है, रिपोर्टर गया था फौज में 4 महीने से, अभी तनख्वाह भी नहीं मिली है, अभी 20 दिन की तनख्वाह टोटल मिली है इनको। तो इसकी घर की हालत ये है कि इसका बाप जो है वो एक सीए पेशेंट है, जिसको महीने में 15,000 रुपया तकरीबन खर्चा, 15 से 20,000 रुपया खर्चा आता है। और घर की कंडीशन ये है कि घर का पानी भी जो है वो भी खरीद कर ही लाना है। इनके पास न कमाने वाला यही था, कमाने वाला यही था। दूसरा भाई जो है वो भी एज ए लेबर है, वो भी लेबर है। और इसका बाप अलग रहता है, इसका जो बाप है इसके साथ है, इसकी माँ इसके साथ है, और इसका एक बच्चा है, इसकी बीवी है, और ये भाई इसका भी है, वो भी अलग रह रहा है, वो भी एक लेबर है। रिपोर्टर का काम करता है। ये 5वां महीना चल रहा है इनका, 5वां महीना चल रहा है। अब दिसंबर में इनको 6 दिसंबर वापस आना था। तो इसमें जब हमने कल शाम को सुना कि मुश्ताक अहमद चौधरी इनकाउंटर में फंस गए हैं, और उनका फिर 8-9 बजे तक क्लियर हो गया, क्योंकि हमारे और भी 2-3 लड़के वहाँ पर हैं जो उनके, इसका एक भांजा था और इसका तेजरा भाई था, उन्होंने कन्फर्म कर दिया कि हमारा ही मुश्ताक अहमद चौधरी जो है वो। तो स्टेटहुड को लेकर अभी भी संशय बरकरार है और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और स्टेटहुड का प्रस्ताव उनके सामने रखा है। वहीं भाजपा के संगठन महामंत्री अशोक कौल ने भी मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देने के लिए सरकार वचनबद्ध है, लेकिन इसके लिए भी माकूल माहौल होना जरूरी है। और इसके साथ साथ बताते चले कि कल देर शाम जिस तरह से मुलाकात का दौर शुरू किया गया था उमर अब्दुल्ला की तरफ से, सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात थी, उसके साथ ही यहाँ आपने देखा कि नितिन गडकरी के साथ मुलाकात हुई, और देर शाम होते हुए यहाँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पास भी पहुंचे, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हुई। लेकिन फिलहाल स्टेटहुड की बात हर जगह पर की गई, पेशकश रखी गई, और इनके साथ साथ ही आप देखिए जम्मू के अंदर स्टेट प्रेसिडेंट की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आता है। वो कहते हैं कि ये मुद्दा बहुत ही संवेदनशील है और पर्याप्त समय पर, सही समय आने पर ही सही फैसला जो है वो लिया जाना चाहिए। तो यहाँ से कई तरह के सवाल जरूर उठते हैं कि आखिर स्टेटहुड का जो यहाँ पर बड़ा मुद्दा बना हुआ है ये वापस मिलेगा भी या नहीं, कैसे मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, किन परिस्थितियों में रहेगा, ये बड़ी बात रहेगी। चलिए इस वक्त हमारे सीनियर सहयोगी विनोद कुमार ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। विनोद जी, जिस तरह से स्टेटहुड की लगातार पेशकश हर जगह पर हुई है, लेकिन आपको लगता है कि बहुत ही जल्द स्टेटहुड जो है वो बहाल कर दिया जाएगा? क्योंकि देर शाम कल रविंदर रैना की तरफ से भी अपना एक बयान जारी किया गया। बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि माकूल माहौल जब होगा जम्मू कश्मीर में तभी स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन कमिटमेंट की हुई है, गृहमंत्री अमित शाह ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ये कहा है कि हम जैसे ही चुनाव खत्म होंगे माहौल देख करके अप्रोप्रिएट टाइम पे आपको स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा। और जो जो भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार कमिटमेंट करती है उन कमिटमेंट्स को फुलफिल किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से आतंकी वारदातों में इजाफा हो रहा है, इस मत पर फिर इस पर पुनर्विचार करना होगा कि क्या ये माकूल समय है, इस समय स्टेटहुड का दर्जा दिया जा सकता है या नहीं। लेकिन उस बीच में विनोद जी बार-बार तो सवाल पहले से ही इसी तरह से उठ रहे थे जब आतंकवादियों ने अपने एपेक्स सेंटर को बदला था और राजौरी और पुंछ की तरफ पूरा रुख कर लिया था, और जब प्रधानमंत्री भी यहाँ पर पहुंचे थे रैली के दौरान विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए, उस वक्त उन्होंने भी कहा, गृहमंत्री की तरफ से भी बार बार यही सवाल उठता रहा कि जब सही समय आएगा तभी स्टेटहुड मिलेगा। लेकिन उस बीच में अब मेजॉरिटी में सरकार है और पहला स्टेप जब सरकार की तरफ से उठाया गया है तो उमर अब्दुल्ला भी चाहते हैं कि फुल फ्लेज तौर पर वो असेंबली के अंदर जाकर बैठे, पूरी पावर्स उनके पास हों, लेकिन बहुत ही जल्द अगर स्टेटहुड नहीं मिलता है तो फिर अपने काम को किस तरह से करेंगे, क्योंकि सारी पावर्स तो केंद्र सरकार के पास रहेंगी और इस वक्त जो घटनाएं पेश आ रही हैं होम डिपार्टमेंट तो सीधा सीधा केंद्र सरकार के पास है। देखिए, जब से उमर अब्दुल्ला की अगुवाई वाली सरकार जम्मू कश्मीर में बनी है उसके बाद से पिछले एक हफ्ते के बीच में 4 हमले हुए हैं जिसमें प्रवासी लोगों को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। कल आर्मी को टारगेट किया गया था। तो ऐसे माहौल में अगर स्टेटहुड दी जाती है तो मुझे लगता है कि एजेंसीज भी इस पर भी विचार कर रही हैं। एजेंसीज के सोर्सेज भी ये बता रहे हैं कि अभी इस तरीके से स्टेटहुड नहीं दिया जा सकता है। अलबत्ता ये बात जरूरी है कि अगर उमर अब्दुल्ला को परफॉर्म करना है, अगर उनको डिलीवर करना है तो उनको खुले हाथ देने चाहिए, उनको स्टेटहुड का दर्जा मिलना चाहिए। फुल फ्लेज स्टेट होगी तो वो खुलकर के काम कर सकेंगे। लेकिन जो बीजेपी के नेताओं की स्टेटमेंट आ रही है, जैसे रविंद्र रैना की हमने स्टेटमेंट देखी, अशोक कौल जी की, तो उससे लगता नहीं है कि अभी जल्द में स्टेटहुड जो है केंद्र सरकार देगी। तो सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से जो चीजें अपने मैनिफेस्टो में डाली गई हैं उस पर काम कैसे होगा?
क्योंकि आपको फाइल लेके तो एलजी के पास जाना है, उसके बाद केंद्र सरकार की सहमति चाहिए। काम किस तरह से कर पाएंगे, चैलेंजिंग सिचुएशंस कितनी रहेंगी, और क्या वाकई में बीजेपी अगर स्टेटहुड वापस करती है तो फिर बीजेपी के पास कौन सा कार्ड बचेगा जम्मू कश्मीर के अंदर खेलने के लिए। एक स्ट्रांग ऑपोजिशन के तौर पर तो है, लेकिन विक्टिम कार्ड के तौर पर स्टेटहुड को वो इस वक्त यूज कर रही है। देखिए 2014 के बाद 2024 में चुनाव हुए हैं और पहले एक लंबे अंतराल के बाद एक गवर्नमेंट जो है चुनी गवर्नमेंट मिली है, तो केंद्र सरकार भी नहीं चाहेगी कि इस गवर्नमेंट के साथ ज़्यादा हस्तक्षेप किया जाएगा। वो भी चाहेंगे कि अच्छे से डिलीवर किया जाए, क्योंकि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जम्मू कश्मीर पर निगाह रहती है। तो ऐसा कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा, क्योंकि पहले तो मौजूदा खुद इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते थे, कहते थे स्टेटहुड यूपी में मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। अब 2 जगह से लड़े हैं, जीते हैं, चीफ मिनिस्टर बने हैं, और कल जितनी जगह ताबड़ तोड़ मुलाकातें उन्होंने की है, उससे लगता है कि वो डिलीवर करना चाहते हैं और उनका प्रोत्साहन जो है केंद्र सरकार से जारी रहेगा। लेकिन स्टेटहुड इतनी जल्दी मिलने वाला नजर नहीं आ रहा है। लेकिन विनोद जी, एक आखिरी सवाल, ऑपोजिशन के तौर पर जिस तरह से बीजेपी इस वक्त है, वो सवाल उठा रही है कि सिर्फ सीएम ही क्यों ऐसे लोगों से मिलने पहुंचे हैं दिल्ली के अंदर, डिप्टी सीएम को साथ लेकर क्यों नहीं गए, जाना चाहिए था। देखिए ये प्रोटोकॉल या ये प्रोरोगेटिव जो है ये सीधा डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर का है, और चीफ मिनिस्टर ने ओथ लेने के बाद गृहमंत्री से मुलाकात की, रक्षा मंत्री से मुलाकात की, नितिन गडकरी से मुलाकात की, सीएम से मुलाकात की, तो ये उनको प्रोरोगेटिव है। जिस तरीके से अभी देखिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ पे आए थे जो शहीद हो गया था, तो वो उनको डिप्लॉय किया गया, उनको डिप्यूट किया गया था। लेकिन ये चीफ मिनिस्टर का अपना प्रोरोगेटिव होता है कि कोई लेके चले या किसको लेके जाना है साथ में, किसी को नहीं लेके जाना। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि स्टेटहुड को लेकर ही बात हो रही थी, लेकिन सही समय पर ही स्टेटहुड जो है वो जम्मू कश्मीर को दिया जाएगा। लेकिन अब देखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी सरकार को फुल फ्लेज तौर पर चलाती है तो किस तरह से काम होता है, लेकिन उससे पहले जो मुद्दे उन्होंने मैनिफेस्टो के अंदर डाले हैं उस पर किस तरह से अपनी रणनीति तैयार की जाएगी। आगे बढ़ जाते हैं। जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की मांग अब और जोर पकड़ती चली जा रही है। इस मांग को लेकर अवामी इत्तेहाद पार्टी ने श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन कर दिया, और प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पार्टी नेता और सांसद इंजीनियर राशिद, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जमकर निशाना साधते नजर आए। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर अपने वादे से मुकर जाने का भी आरोप लगा दिया। वो कह रहे हैं कि जब आपको सत्ता में काबिज होना था उस वक्त आपने सबसे पहले दरबार मूव का मुद्दा उठाया, लेकिन अभी तक इस पर काम नहीं हुआ है। आज तक इस पर बातचीत नहीं की गई, तो जाहिर तौर पर अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से अब निशाना साधा गया। श्रीनगर है ना जम्मू है। आज हम इस प्रोजेक्ट की वसादत से उमर अब्दुल्ला साहब को याद दिलाना चाहते हैं कि उन्होंने वादा किया था कि सरकार बनाते ही दरबार मुखी रिवायत को बहाल किया जाएगा। हमारा सिर्फ इतना मुतालबा है कि लोगों को बताया जाए कि हमारा दारुल खिलाफा कौन है। आज हमारी आवाम जो है उन्हें पता नहीं कि उन्हें जम्मू जाना है या श्रीनगर जाना है। लोगों के मसाइल का कोई हल ही नहीं। लोग परेशान हैं कि उनकी फाइलें श्रीनगर में है या जम्मू में है। या तो दरबार मूव को बहाल किया जाए या श्रीनगर को जम्मू कश्मीर का मुस्तकिल दारुल खिलाफा करार दिया जाए। इसी चीज को लेकर दिया जाए। अगर ऐसा मुमकिन नहीं तो फिर दरबार मूव को बहाल किया जाए। लेकिन जो उमर साहब का तरीका है वो गलत है। वो सिर्फ वादे करते हैं और पलट जाते हैं। अगर उमर साहब को जम्मू कश्मीर का पलटू राम नीतीश कुमार न कहा जाए तो बेजान होगा। हम सेक्रेटरी तक जाएंगे, अपना एहतजाज दर्ज करेंगे और वहाँ आपसे फिर बात करेंगे। तो डोडा नगर परिषद के ही अधिशासी अधिकारी का पद रिक्त होने से नगर परिषद डोडा के कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। लोगों के मुताबिक पिछले 8 महीनों में नगर परिषद के 5 अधिशासी अधिकारियों के तबादले हो चुके हैं। स्थानीय लोगों ने डोडा में एक स्थायी यहाँ पर अधिशासी अधिकारी नियुक्त करने का अनुरोध कर दिया है, और जनता को भविष्य में किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए प्रशासन को कदम उठाने की जरूरत है। तो फिलहाल बताते चलें कि म्युनिसिपल काउंसिल मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, क्योंकि अधिकारी अगर समय पर नहीं पहुंच रहे हैं या फिर है ही नहीं तो किस तरह से म्युनिसिपैलिटी विभाग के अंदर काम चल रहा है। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और ईओ का पद यहाँ पर रिक्त पड़ा हुआ है। तो जाहिर तौर पर समझिए
कि पूरी म्यूनिसिपैलिटी के अंदर किस तरह से डोडा में काम चल रहा होगा। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए वसीम गट्टू हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। वसीम, क्या लगता है कि कब तक इस पर काम हो जाएगा, क्योंकि जो रिक्त पद पड़े हुए हैं सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि जैसे ही सरकार अपनी सत्ता में काबिज होगी उसके तुरंत बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल आशा जी, देखिए पिछले कुछ टाइम से देख रहे हैं कि जिला डोडा जो है सुर्खियों में कोई भी अच्छी खबर सामने नहीं निकल के आ रही। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, लगभग 7 महीने से हम देख रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिला डोडा के अंदर आ रहे हैं, उनकी ट्रांसफर होती जा रही है। अभी तक वजूहत का नहीं बताया गया है, क्योंकि हमने इससे पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन जाने की कोशिश की थी। आखिर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अगर आप चेंज करते हैं तो वजूहत क्या है। तो अभी तक लगभग 6 से 7 एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चेंज होते जा रहे हैं, और आज के दिन हम बताएंगे आपको जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यहाँ पे रखे गए हैं वो वीडियो घाट है और कई सारे डिपार्टमेंट के चार्ज को दिए गए। कल भी आपने देखा था कि जो म्युनिसिपल काउंसिल का ऑफिस है, जो साफ सफाई करते हैं यानी कि कर्मचारी जो है वो शहर के अंदर जो है हमें देखने को मिले थे, अलग अलग एरियाज के अंदर वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए थे। उनका ये साफ तौर पर कहना था कि जो इक्विपमेंट हमारे पास होने चाहिए, झाड़ू वगैरह जो भी हमें साफ सफाई के काम में लगते हैं, वो हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर मौके पर ऑफिसर ही नहीं है तो फिर वो इश्यू कौन करेगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन किसी आला अधिकारी से कोई बातचीत हो पाई है कि ईओ की नियुक्ति कब तक वहां पर हो जाएगी? डीसी से बातचीत हुई? सिविल सोसाइटी के बहुत सारे लोग एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए थे, उन्होंने यकीन दहानी करवाई थी कि जल्द से जल्द इस मुद्दे को हल किया जाएगा, मगर अभी तक ये मुद्दा हल नहीं किया गया था। हालांकि पिछले दिनों आपने देखा था किस तरह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा था, उसके बाद पूरा बताया गया था कि इस बात को सुना जाएगा और बीच का रास्ता निकाला जाएगा। अभी तक कोई बीच का रास्ता नहीं ढूंढा गया है, जिस तरह से आवाम काफी सवाल भी उठा रही है और जनता इस वक्त हम देख रहे हैं कि सफर भी होती जा रही थी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वसीम जुड़ने के लिए। तो फिलहाल डोडा के अंदर आप देखिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से किस तरह से काम किया जा रहा है, लोगों को काफी परेशानियां वहां पर झेलनी पड़ रही हैं। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद वसीम जुड़ने के लिए। और ईओ का रिक्त पद वहां पर पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई है। तो कई तरह के सवाल जरूर उठ रहे हैं कि आप वादा करते हैं कि लोगों की समस्याओं का हल किया जाएगा, लेकिन मौके पर जब जरूरत पड़ रही है तो वहां पर काम नहीं हो पा रहा है। तो विभाग को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर जहां पर लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है जल्द से जल्द लोगों को राहत पहुंचाया जाए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।